पहले आसान भाषा में बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि जो भारतीय न्याय संहिता बनी है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनी है, ये क्या है और कैसे हम और आप लोग सामान्य लोगों को किस तरह से प्रभावित करेंगे? क्या संडे को भी कोई दूरस्थ इलाकों से लोग मुझसे मिलना चाहते हैं अथवा मतलब जो है स्थानीय व्यक्ति मिलना चाहते हैं, तो मेरा जो रेसिडेंस का ऑफिस है वो सबके लिए 24 घंटे खुला हुआ है। देख लीजिए सर, नहीं भीड़ लग जाएगी काफ़ी। नहीं देखिए, ऐसा होता है कि आम व्यक्ति हैं जो थाने में, पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो आसानी से एफआईआर नहीं लिखी जाती है, तो इसका क्या कारण है कि सर पुलिस एक्ट की अगर हम बात करें तो काफ़ी पुराना है, आज़ादी के पहले का है, तो सर क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं पुलिस एक्ट में, या फिर पुलिसिंग में किस तरह की सुधार हो सकता है, आप व्यक्तिगत रूप से देखते हैं? देखिए इसके सर, और सर महिलाओं को लेकर भी क्या कुछ अपराधों में बदलाव किए गए हैं? जैसे पहले के समय में 376 होती थी, अब वो सेक्शन बदल दिए, लेकिन क्या कुछ सजाओं में या फिर शादी का झांसा जैसे कई अपराध होते हैं उनमें भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं? कि 0 एफआईआर भी लॉन्च होगी, तो ये क्या है, किस तरह से? नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आज 1 जुलाई से भारत के कानून में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। जो इंडियन पिनल कोड है और सीआरपीसी है, इनमें बड़े बदलाव किए गए हैं और क्या कुछ बदलाव हैं और इन बदलावों का हम और आप लोगों पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, और पुलिस की जो थाने में जो कानून प्रक्रिया हैं उसमें किस तरह के बदलाव होंगे, वह सब हम जानकारी लेंगे अरविंद सक्सेना जी, जो कि ग्वालियर संभाग के आईजी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है ग्वालियर न्यूज़ लाइव पर। थैंक यू। सर, पहले आसान भाषा में बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि जो भारतीय न्याय संहिता बनी है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनी है, ये क्या है और कैसे हम और आप लोग सामान्य लोगों को किस तरह से प्रभावित करेंगे? देखिए, पहले हमारे सन 1860 में जो इंडियन पेनल कोड या भारतीय दंड संहिता थी वो प्रचलित रही है और इसके तहत अपराध पंजीबद्ध किए जाते रहे। उसी प्रकार का 1872 का साक्ष्य अधिनियम है वो हमारे यहाँ प्रचलित रहा है और दंड प्रक्रिया संहिता जो है 1973 की प्रचलित रही है। लेकिन समय परिवर्तनशील होता है और जैसे जैसे सामाजिक परिवेश में सांस्कृतिक, सामाजिक और अन्य प्रकार की जो गतिविधियां हैं, क्राइम पैटर्न है, उसमें चेंजेस हुए, तो ये आवश्यकता महसूस की गई कि ये जो पुराने जो कानून हैं ये नई परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा प्रावधान युक्त नहीं परिलक्षित हो रहे हैं और उसमें कुछ चेंजेस की आवश्यकता है। तो नवीन परिवेश में जैसे जैसे क्राइम पैटर्न बदलता, सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश, इसमें नए नए चेंजेस आए, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2023 में भारतीय न्याय संहिता, इसके अतिरिक्त भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023, इसको जो है पार्लियामेंट से पास किया गया और 1 जुलाई 2024 से इनका लागू किया जाना सुनिश्चित किया गया। जैसा कि सभी को ये विदित है कि जो पुराने हमारे एक्ट्स थे उसमें बहुत से ऐसे कृत्य हैं जो आपराधिक कृत्य रहते हैं, उनको अच्छे ढंग से परिभाषित नहीं किया गया था। और वर्तमान जो न्याय संहिता लागू की जा रही है तो उसमें इस प्रकार के प्रावधान रखे गए हैं कि जो पुराने ऐसे कई बारीकियां हैं जो कि पुराने जो ऐसे छूटे हुए पारिभाषिक कृत्य थे उनको मतलब जो है अपराध के स्वरूप में उसमें धारा नियत करते हुए परिभाषित कर दिया गया है। तो अब उसमें चूँकि इतना विस्तृत कर दिया गया है जो भारतीय न्याय संहिता को कि उसमें जो दायरा है जो विभिन्न आपराधिक कृत्यों का वो परिभाषित हो जाएगा और आसानी के साथ जो है जो पक्ष है फरियादी उसकी जो है एफआईआर उन पर्टिकुलर सेक्शंस में पंजीबद्ध कर ली जाएगी और उसके पश्चात जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है इसकी तहत जो है प्रोसीजर अडॉप्ट करके हम पूरे अभियोजन पक्ष को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिससे फरियादी पक्ष है उसको पूरा न्याय मिल सके। जैसा कि आपने देखा कि पहले जो परिभाषाएं थी जो एक्ट्स प्रचलित थे तो उसमें जैसे भारतीय दंड संहिता, इसके अतिरिक्त दंड प्रक्रिया संहिता, लेकिन अब देखिए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मतलब इसको एक जनता के फेवर में और हमारे जन समुदाय के फेवर में जो है इसको ये बनाया गया है कि किस प्रकार से हमारा उद्देश्य हमारी जनता और जो फरियादी पक्ष है उसको
सुलभ न्याय दिलवाना है सशक्त अभियोजन प्रस्तुतिकरण द्वारा। सर मैंने एक टर्म सुना है कि 0 एफआईआर भी लॉन्च होगी, तो ये क्या है, किस तरह से? देखिए, कई बार ये होता है कि जो घटनाक्रम घटित होता है वो किसी ऐसे दूरस्थ स्थान पर घटित होता है कि फरियादी को ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो किसी थाने में भौतिक रूप से उपस्थित होकर अपने फरियाद को रख सके। तो इस स्थिति में ऑनलाइन जो है वो अगर दूरस्थ ऐसे इलाके में भी है कि जो उसके थाना क्षेत्र में जहाँ उसके साथ अपराध घटा है वहाँ नहीं है, तो मतलब उस स्थिति में वो किसी ऑनलाइन आकर जो है अन्य स्थान से उस पर एफआईआर लॉन्च करा सकता है। तो 0 पर जो है कायमी कहलाती है। सपोज यदि आज कोई ऐसा फरियादी आया है जो कि पीड़ित रहा है और वो ग्वालियर में आया है लेकिन उसके साथ अपराध गुना में हुआ है, तो 0 पर यहाँ ही रह के वो जो है अपना अपराध जो है पंजीबद्ध करा सकेगा और गुना में उस पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया जाएगा। सर कई बार ऐसा होता है कि कोई मामले में पुलिस जांच कर लेती है, एफआईआर दर्ज कर लेती है, लेकिन लगातार पुलिस ये कह रही थी कि जांच चल रही है, तो क्या सर अब डे टू डे अपडेट एसएमएस के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से भी प्राप्त? हाँ बिल्कुल, इसका पूरा प्रावधान किया गया है। नॉर्मली इसमें कई बार फरियादी पक्ष आता है और उसके बाद उसमें ये क्यूरियोसिटी और जिज्ञासा रहती है कि हमने सपोज एफआईआर पंजीबद्ध कराई, तो इसके पश्चात साहब क्या हुआ, तो उसको बताया जाएगा कि भाई घटनास्थल का निरीक्षण इस पर्टिकुलर डेट में किया गया है, फरियादी पक्ष की तरफ से जो स्टेटमेंट्स हुए थे वो ये हुए हैं, स्वतंत्र साक्षी तरफ से जो स्टेटमेंट्स हुए वो हुए हैं, अरेस्ट जो कई बार एफआईआर दर्ज कराने के बाद जो है फरियादी पर्टिकुलर यही पूछते रहते हैं कि अरेस्ट कितनी हुई हैं, तो उनको अपडेट करते रहा जाएगा एसएमएस के माध्यम से, जिससे उनको बार बार भौतिक रूप से थाने उपस्थित होकर ये क्वेरी नहीं करनी। पारदर्शिता भी आएगी कि पुलिस सिस्टम है, पुलिस क्या जांच कर रही है। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा पारदर्शिता बढ़ेगी और बहुत न्याय मिलेगा लोगों को, जिसमें अगर कोई एफआईआर रजिस्टर कराता है उसके पश्चात उसको पता लगता है कि उसके स्टेटमेंट हो गए थे, पुलिस ने जब्तियाँ कर ली और 3 ही दिन के अंदर जो है सारे आरोपी पकड़े गए, उसको जब ये पता लग जाता है तो वो बड़ा सेटिस्फाइड होता है जो इन्वेस्टिगेशन से। तो कुल समग्र रूप से उसको ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और अपडेट होता रहेगा कि इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस किस प्रकार से आगे बढ़ रही है और किस प्रकार से उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेटिस्फाइड हो रहा है अथवा नहीं। हाँ बिल्कुल सर। और सर महिलाओं को लेकर भी क्या कुछ अपराधों में बदलाव किए गए हैं? जैसे पहले के समय में 376 होती थी, अब वो सेक्शन बदल दिए, लेकिन क्या कुछ सजाओं में या फिर शादी का झांसा जैसे कई अपराध होते हैं उनमें भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं? देखिए, संख्यात्मक रूप से कुछ धाराएं जो है अलग अलग परिभाषित कर दी गई हैं, लेकिन उनका जो पारिभाषिक स्वरूप है, तकनीकी स्वरूप, वो समान है। और निश्चित रूप से आपको ज्ञात होगा निर्भया एक्ट आया था जब, तो उसके पश्चात महिला संबंधी अपराधों में काफ़ी नए सेक्शन जो हैं, जैसे 354 ए, इसके अलावा 354 बी, 354 सी, 354 डी, 376 डी, इस प्रकार के नई धाराएं जो है इंड्यूस की गई थी या इंट्रोड्यूस की गई थी। अब जो है इस पर्टिकुलर जो हमारी भारतीय न्याय संहिता में है, इसमें बड़े विशिष्ट प्रावधान रखे गए हैं और बहुत स्पष्ट रूप से किस प्रकार से महिला उप निरीक्षक और निरीक्षक स्तर के अधिकारी पूरी उसकी जांच करेंगी महिला संबंधी अपराधों की, इसको बड़ा स्पष्ट रूप में पूरा उसमें व्याख्या की गई है। तो कुल मिला के समग्र रूप से जो उद्देश्य इस भारतीय न्याय संहिता का या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का यही है कि हम त्वरित और पारदर्शी अनुसंधान पूरा जो है सुनिश्चित करें, जिससे हमारे जो फरियादी पक्ष का या पीड़ित पक्ष है उसको पूर्ण रूप से न्याय मिल सके। सर एक और मेरा प्रश्न रहेगा कि आप इतने सीनियर ऑफिसर हैं, निश्चित रूप से आपने काफ़ी लंबी समय से पुलिस की सेवा में निकाला है। सर पुलिस एक्ट की अगर हम बात करें तो काफ़ी पुराना है, आज़ादी के पहले का है, तो सर क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं पुलिस एक्ट में, या फिर पुलिस में पुलिसिंग में किस तरह की सुधार हो सकता है, आप व्यक्तिगत रूप से देखते हैं? देखिए, इसके विषय में समय समय पे समितियां बनी हैं और ड्राफ्ट्स बने हैं जिस पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ विचार कर रही हैं और निश्चित रूप से इसमें भी जो है वृहद बदलाव आपको देखने मिलेंगे। देखिए, जैसे मैंने बताया कि समय परिवर्तनशील होता है, बिल्कुल, और जो आज से 25 साल पहले चुनौतियां थी, आज की स्थिति में चुनौतियां अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा कि पहले जो साइबर फ्रॉड्स हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं, इनकी रिपोर्ट्स बहुत कम आती थी,
लेकिन आज इनकी लगातार जो संख्या है बहुत ज़्यादा बढ़ी है। बिल्कुल। और हमारी जो नई संहिताएं हैं उसमें बहुत अच्छा मतलब प्रोविज़न जो साइबर एविडेंस को कलेक्शन करने के लिए वो किया गया है। इससे साइबर फ्रॉड संबंधी अपराधों में भी हमारे विवेचकों को बहुत मदद मिलेगी। और जो ऐसा फरियादी पक्ष है जिनके साथ कहीं कोई चीटिंग वगैरह हुई हो या उनके साथ अपराध कारित हुआ हो, उनको न्याय मिलेगा। और जब हम माननीय न्यायालय के समक्ष सशक्त अभियोजन पक्ष अपना प्रस्तुत कराएंगे हमारे ज्युडिशियल अधिकारियों के माध्यम से, तो निश्चित रूप से ये बदलाव बहुत ही कारगर रहेगा। इसके अतिरिक्त मैं और बताना चाहूँगा आपको कि बहुत समय पहले ये सब समस्या आती रहती थी कि बहुत से त्यौहार हैं बड़े लॉ एंड ऑर्डर से, और निश्चित रूप से जो माननीय न्यायालय हैं उनमें पेशियाँ नियत होती हैं, तो हम लोग स्वयं रिक्वेस्ट करते थे कि सर इसमें थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर दीजिए एविडेंस का, हमारे आईओ का। तो अब जो है ऑनलाइन एविडेंस भी ग्राह्य होगा, उससे जो ट्रायल या जो सुनवाई की जो प्रक्रिया है वो त्वरित रूप से होगी, वो साक्ष्यों के ना पहुंचने से बाधित नहीं होगी। इससे बहुत बड़ा लाभ हमको मिलने जा रहा है। इसके अतिरिक्त मैं और एक एस्पेक्ट बताना चाहूँगा कि पहले बहुत से अपराधों के करने के बाद पुलिस के सामने बहुत से ये प्रश्न उठते थे कि हम हथकड़ी लगाएं या नहीं, लेकिन अब बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि किस प्रकार से गंभीर अपराधों में हमको कहाँ जो है हथकड़ी का उपयोग करना है संबंधित आरोपी के विरुद्ध। तो इस ट्रांसपेरेंसी से, इस क्लैरिटी से अपराधी को भी मतलब कोई शिकवा शिकायत नहीं रहेगी कि ये चूँकि हमको संहिता में ही डिफाइन किया गया है तो पुलिस अधिकारियों का जो स्टेप है वो एज पर रूल है। और इसके अतिरिक्त हमारे अधिकारियों को भी ये सुविधा मिलेगी कि रूल ऑफ लॉ के अनुसार अगर वो जघन्य अपराध और संगीन अपराधों वाले दुर्दांत अपराधी हैं तो उनको हैंडकफ करके लाया जा सके। सर कई बार मैं देखता हूं कि व्यक्तिगत रूप से जैसे कुछ त्यौहार होते हैं तो पुलिसकर्मी लगातार ड्यूटी पर रहते हैं, तो ऐसे कुछ सुधारात्मक चीज़ों की अगर हम बात करें तो क्या कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जिससे ये तो एक संख्या बल है, लगातार ये सामने आता ही कि पुलिस में थोड़ी संख्या बलों की कमी है, इसके अलावा भी और क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है व्यक्तिगत रूप से? मैं ये देखिए, इसमें प्रत्येक थाने का जो प्रबंधन वो थाना प्रभारी को करना पड़ता है। थाना प्रभारी को ये हमेशा इस बात का संज्ञान होना चाहिए कि हमको किस स्तर पर हमारे जो अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी उनको आराम देना है। यदि किसी अधिकारी कर्मचारी ने लगातार कहीं बाहर में प्रांत जाके लगातार मतलब किसी अपराधी की खोज में काफ़ी समय बिताया हो, दबिशें दी हो, उसके बाद उसको अरेस्ट करके लाया हो, 2 से 3 दिन तक वो लगातार बिजी रहा हो, तो निश्चित रूप से उसके लिए एक स्पेस निकालने का जो काम है वो थाना प्रबंधन के ऊपर डिपेंड करता है, जो थाना प्रभारी के द्वारा संचालित किया जाता है। तो हमारा इसमें स्पष्ट रूप से ये कहना है कि व्यक्ति चाहे लोक सेवक वो किसी भी विभाग में हो, निश्चित रूप से पुलिस में तो 24 घंटे चुनौतियाँ रहती हैं और कभी भी अचानक जो है आकस्मिक रूप से ड्यूटी पे बुला भी लिया जाता है, लेकिन हर उसमें पुलिस के साथ साथ विभाग में निश्चित रूप से यदि हम थोड़ा स्पेस देंगे उसको तो उसकी एफिशिएंसी उसमें बढ़ेगी। और इसके लिए हमारे विभाग में भी हम लोगों ने थाना लेवल पे प्रबंधन करने के लिए बताया है कि ड्यूटी को इस प्रकार से रोटेट करें कि व्यक्ति को थोड़ा आराम भी मिल सके और उससे उसकी एफिशिएंसी और कार्यक्षमता बढ़ती है। डेफिनेटली। सर एक और मेरा प्रश्न है कि लगातार अगर हम बात करें कि कई बार ऐसा होता है कि आम व्यक्ति हैं जो थाने में पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो आसानी से एफआईआर नहीं लिखी जाती है, तो इसका क्या कारण है कि? और सर अब ऑनलाइन सिस्टम आया है तो क्या ऑनलाइन से तुरंत तत्काल उस पर? देखिए, ऑनलाइन से जो एफआईआर हैं वो तो तत्काल दर्ज होंगी जी, और उसके बाद सर्टिफिकेशन पर उसका एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में करना है। तो इसमें मेरा ये स्पष्ट रूप से कहना है कि एफआईआर लिखने में पूरी त्वरितता रहेगी और कहीं यदि जांच का विषय होता है तो उसका भी ड्यूरेशन निर्धारित किया गया। बिल्कुल सर, आपका अभी इतनी गर्मी में, भीषण गर्मी में आपको पसीना आ रहा है, काफ़ी समय मैंने लिया है, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर और एक और चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश, अगर वो किसी तरह की समस्या में हैं तो क्या कुछ जैसे एसपी ऑफिस में जन सुनवाई होती है तो सर क्या सर आईजी सर के पास भी आ सकते हैं या फिर वहीं पर ही समाधान? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ह्यूमिडिटी है और आपको भी पसीना बहुत आ रहा है, देख रहा हूँ। जहाँ तक जन सुनवाई का प्रश्न है तो मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि केवल मंगलवार को
हमने जो पर्टिकुलर आवर्स हैं 11 से जो 1 है वो निर्धारित ना करते हुए 7 दिवस जो है उसके लिए बिल्कुल बता के रखा है अपने कार्यालय में कि आप पब्लिक को हमसे मिलने दीजिए। 5 दिवस तो कार्य दिवस होते हैं जी जिसमें सोमवार से शुक्रवार, जी बिल्कुल। लेकिन यदि शनिवार को भी या संडे को भी कोई दूरस्थ इलाकों से लोग मुझसे मिलना चाहते हैं अथवा मतलब जो है स्थानीय व्यक्ति मिलना चाहते हैं तो मेरा जो रेसिडेंस का ऑफिस है वो सबके लिए 24 घंटे खुला हुआ है। देख लीजिए सर, नहीं भीड़ लग जाएगी काफ़ी। नहीं देखिए, हम लोक सेवक हैं और जन सेवक हैं बिल्कुल। और जहाँ तक मतलब इस बात का प्रश्न है कि कोई समय अवधि जनता के लिए नियत की जाए तो वो जो जन सुनवाई का टाइम है पर्टिकुलर इसलिए है क्योंकि फील्ड में ऑफिसर्स को मूव करना पड़ता है तो ऐसे ऑफिसर्स इनको फील्ड में भी काफ़ी काम करना पड़ता है। इस कारण से मंगलवार को ये बता के कि वो फील्ड का कार्यक्रम ना बनाए, लेकिन यदि अधिकारी जो हैं कहीं फील्ड का कार्यक्रम नहीं बनाए तो मंगलवार छोड़कर भी खासकर मैंने तो अपने यहाँ भी और मेरे अधीनस्थों को भी ये आदेशित कर रखा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है बिल्कुल कि मेरे अधीनस्थ भी इस बात का पालन कर रहे हैं कि किसी भी समय यदि आप अपने कार्यालय अपने थाने में उपलब्ध हैं और कोई फरियाद लेके आ रहा है तो उसको आपको सुनना चाहिए। हम लोक सेवक हैं, हम जनता के लिए समय निर्धारित नहीं कर सकते। बिल्कुल वो सर, तो समय निर्धारण का उद्देश्य ये है कि उस दिन कंपल्शन है कि मतलब हम बैठें उस दिन फील्ड वर्क को हम द्वितीय प्राथमिकता रखें मंगलवार को और सर्वोच्च प्राथमिकता हम उस दिन सिटिंग को दें और बाकी जब भी हम सिटिंग करते हैं ऑफिस में और यदि जनता परेशान होकर आ रही है, खासकर मेरे पास तो 4 जिले हैं, अगर गुना से आ रहा है कोई व्यक्ति, अशोकनगर से कोई व्यक्ति आ रहा है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति इतनी दूर से आ रहा है तो मेरा दायित्व है कि शाम को 4 बजे भी आएगा, 7 बजे भी आएगा, 9 बजे भी आएगा, वो मुझे लगेगा कि उसको सुनना चाहिए तो मैं उसको अपने ऑफिस में सुनूंगा, नहीं तो मेरा रेसिडेंस पे भी कार्यालय में यहाँ उसको सम्मानपूर्वक बुलाऊंगा कि अपनी समस्या बताओ। बिल्कुल सर, ऐसे ही पुलिस ऑफिसर होने चाहिए और आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए लोगों को। कहीं ना कहीं मैं भी देखा है, ऑब्जर्व किया कि कई बार लगातार आप डेली ही लोगों की सुनवाई करते हैं, अपनी ऑफिस में बैठते हैं। मैंने भी हमारे यहाँ के सभी अधिकारी इस मामले में संवेदनशील हैं और इस मामले में पुलिस महानिदेशक और हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी ये आदेश है कि मतलब जनता की जो फरियाद है इसको आप लोग हर समय और बहुत ध्यान से और संवेदनशीलता से सुनिए। तो हम लोगों का भी ऑब्जेक्ट यही है कि हम लोक सेवक ही हैं, जनता के सेवक, तो हमारा दायित्व भी है कि वो जब भी आएंगे तो यानी हमको उनको प्रॉपरली सुनना है, रिस्पॉन्ड करना है और जो नियम से हम मतलब मदद कर सकते हैं वो नियम से हम पूरी मदद करेंगे। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आप तो ये थे हमारे साथ ग्वालियर आईजी और हमारे साथ जो चर्चा हुई है इसके बारे में आपका क्या सोचना है, अपनी राय ज़रूर लिखें और यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं या और फिलहाल के समय बने रहें ग्वालियर लाइव पर और भी ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स के लिए एक बार और हम अगली बार चर्चा करेंगे जिसमें सर के जो व्यक्तिगत अनुभव रहे हैं पुलिसिंग को लेकर के, कई ऐसे केसेस हुए हैं जो कि सर ने सुलझाए हैं अपनी बौद्धिक क्षमता के द्वारा, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे, तो वो वाला पार्ट ज़रूर देखना और बने रहें हमारे साथ ग्वालियर लाइव पर। धन्यवाद।